आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का चैप्टर 2 जिसका नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें पता करना पड़ेगा कि पुष्पीय पादप होते क्या हैं। तो दुनिया में जितने भी पौधे होते हैं जरूरी नहीं है कि उनमें पुष्पीय हो। तो पुष्पीय पादप क्या होते हैं? पुष्पीय पादपों को हम आवृतबीजी पादप कहते हैं। आवृतबीजी को इंग्लिश में एंजियोस्पर्म बोलते हैं। जितने भी पुष्पीय पादप होते हैं वो सारे आवृतबीजी पादप के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे इसमें आवृतबीजी पादपों में दो प्रकार के पाए जाते हैं। पहला एक बीजपत्री तथा दूसरा है द्विबीजपत्री पादप। तो जो एक बीजपत्री पौधे होते हैं तथा जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं उन्हें हम आवृतबीजी पादप भी कहते हैं। और जैसे इसका एग्जाम्पल है चना, मटर, मूंग, गुड़हल या फिर सूरजमुखी इत्यादि आवृतबीजी पादपों के मुख्य उदाहरण हैं। हमारे पुष्पीय पादप मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं उनमें सबसे विकसित हम पादप जगत में सबसे विकसित जो हमारे होते हैं, सबसे विकसित पौधे जो होते हैं वे आवृतबीजी पादप ही होते हैं। मतलब प्लांट्स के जगत में जो होते हैं वे एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं वो सबसे विकसित होते हैं। इसमें सबसे छोटा जो होता है वो शैवाल होता है। शैवाल के बाद शैवाल से बड़ा होता है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा से बड़ा होता है हमारा टेरिडोफाइटा। फिर टेरिडोफाइटा से बड़ा होता है जिम्नोस्पर्म मतलब अनावृतबीजी जिसको बोलते हैं। और जिम्नोस्पर्म से सबसे विकसित जो होता है एंजियोस्पर्म जिसे हम आवृतबीजी पादप बोलते हैं। आवृतबीजी पादप और यही जो होते हैं पादप जगत मतलब प्लांट के जगत में जो होते हैं वे सबसे विकसित होते हैं। तो हम पढ़ने वाले आवृतबीजी पादपों में तो पहले हम पढ़ेंगे फूल। फूल क्या होता है मतलब फ्लावर्स। तो पुष्प क्या होता है? पौधे में पुष्प का कार्य क्या होता है? तो पुष्प जो होता है वो किसी भी प्लांट में जो होता है वो लैंगिक संरचना होती है मतलब सेक्सुअल ऑर्गन जिसको बोलते हैं। इसी से जो होता है यही जो होता है इसी में पुष्प में जो होता है इसी में नर की संरचना होती है। नर तंत्र पाए जाते हैं, जो जनन अंग होते हैं वो पाए जाते हैं पुष्पों में ही। और अगला हमारा पुष्पों की खेती को क्या बोलते हैं? पुष्पों की खेती को फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। पुष्पों की खेती को हम फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। पुष्प में दो भाग होते हैं मतलब दो अंग होते हैं। मतलब हम पुष्प को दो अंगों में बांट सकते हैं जिसको हम बोल सकते हैं पहला जनन अंग और दूसरा होता है सहायक अंग। जनन अंग हम किसको बोलेंगे? जो जनन में सहायता करे, मतलब जो पुष्पों में जनन अंग का कार्य करे उसे हम यहाँ पे लिखते हैं। और दूसरा है सहायक अंग मतलब जो जनन में सहायता प्रदान करते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए जो काम में आते हैं उन्हें हम सहायक अंग बोलते हैं। तो पुष्पों में जो होते हैं जनन अंग उन्हें वो कितने प्रकार के होते हैं? तो दो होते हैं। पहला पुमंग और दूसरा है जायांग। तो पुष्पों में जनन अंग दो होते हैं, पुमंग और जायांग। और दूसरा है हमारा सहायक अंग जिसे बाह्य दलपुंज और दलपुंज होता है। पुष्प को पढ़ने से पहले हम पुष्प की संरचना देख लेते हैं। ये रहा हमारा पुष्प की संरचना। ये एक प्रकार का पुष्प है जिसमें ये इस भाग को हम कहते हैं स्टिग्मा मतलब वर्तिकाग्र। और ये जो है उसको बोलते हैं हम स्टाइल मतलब वर्तिका। और ये हमारा जो है वो है ओवरी मतलब अंडाशय। यहीं पे अंडाणुओं का निर्माण होता है मतलब फीमेल गैमेट्स का निर्माण होता है। स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी को मिला के हम कहते हैं स्त्री केसर।
जिसे इंग्लिश में पिस्टल बोलते हैं। और इसी के ग्रुप को बोलते हैं हम जायांग। मतलब गाइनोशियम, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है जायांग को गाइनोशियम। गाइनोशियम मतलब जो स्टिग्मा है, मतलब वर्तिकाग्र, वर्तिका और जो अंडाशय है हमारा, उसे हम संयुक्त रूप से स्त्री केसर कहते हैं, जिसे इंग्लिश में पिस्टल बोलते हैं। और स्त्री केसर के समूह को हम क्या बोलते हैं? जायांग, मतलब गाइनोशियम। ये हमारा जायांग हो गया। अब ये वाला, इस वाले भाग को, पुष्प के इस वाली संरचना को हम बोलते हैं फिलामेंट। फिलामेंट मतलब तंतु। तंतु। और यहाँ पे जो होता है वो पराग कोश होते हैं, जिसमें हमारे परागकण पाए जाते हैं, मतलब एंथर्स पाए जाते हैं। सॉरी, पराग कोश को हम एंथर बोलते हैं और परागकणों को पॉलन ग्रेन्स बोलते हैं, जिससे परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है। और जो हमारा पॉलन ग्रेन होता है या एंथर होता है, एंथर और ये फिलामेंट, इनको हम बोलते हैं, एंथर और फिलामेंट जो होते हैं हमारे, ये एंड्रोसियम के भाग होते हैं, मतलब पुमंग। अब अगला है हमारा कोरोला। कोरोला मतलब, कोरोला क्या होता है? कोरोला को हम दलपुंज बोलते हैं हिंदी में, जिसमें दल पाए जाते हैं। मतलब कोरोला, कोरोला क्या होता है? कोरोला को हिंदी में हम बोलते हैं दलपुंज। इसकी, ये जो होता है वो पेटल्स के ग्रुप को बोलते हैं, मतलब पेटल्स का जो समूह होता है, मतलब दलों के समूह को हम दलपुंज कहते हैं। आसानी से समझने के लिए हम बस इतना बोल सकते हैं कि दलों के समूह को हम दलपुंज कहते हैं। और अगला है सेपल्स। सेपल, सेपल क्या होता है? सेपल को दल बोलते हैं, बाह्य दल बोलते हैं। और इसके ग्रुप को क्या बोलते हैं हम? सेपल्स के ग्रुप को हम बोलते हैं कैलिक्स। उल्टा हो गया। सेपल को बोलते हैं हम बाह्य दल, तथा सेपल के ग्रुप्स को सेपल के जो ग्रुप्स होते हैं, मतलब बाह्य दलों के जो समूह होंगे, उन्हें हम कैलिक्स बोलते हैं, मतलब बाह्य दल पुंज। ये हमारा थैलमस हो गया, मतलब ये थैला है जिसमें अंडाणु या ध्रुवी केंद्रक वगैरह सब पाए जाते हैं। ये हमारा पेडिकल मतलब वो जिसके द्वारा हमारा ये फूल जिस पे निर्भर रहता है, उसे हम पेडिकल बोलते हैं। ये हमारी पुष्प की संरचना थी। अब हम पुष्प के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पुष्प क्या होता है? पुष्प पादप का एक जनन अंग होता है। पुष्प प्लांट्स में जो होता है वो जनन अंग का कार्य करता है। ये तो हमने पढ़ लिया था। जो पुष्प होता है उसी में नर जनन अंग पाया जाता है, उसी में मादा जनन अंग पाए जाते हैं। पुष्प एक विशेष प्रकार का रूपांतरित प्ररोह है। पुष्प विभिन्न प्रकार की सुगंध, रंग एवं आकार के होते हैं। मतलब पुष्प क्या है? पुष्प को भी हमने पढ़ा था कि फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। पुष्प को हम फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। इस टॉपिक से बता दें कि अभी हमने पढ़ा था कि पुष्प की खेती को क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर। पुष्प की खेती क्यों होती है? पुष्प की खेती आजकल इतनी विकसित हो गई है, जैसे कहीं किसी शादी में कोई व्यक्ति मर गया हो, या किसी के बर्थडे पार्टी में, या कहीं हमने सुना है कि इस मंदिर को सजाने में बाहर से इतने फूलों को मंगाया गया, डेकोरेशन के लिए इतने सारे फूलों का उपयोग किया गया, मंगाया गया बाहर से। तो क्यों मंगाया जा रहा है? क्योंकि फ्लोरिकल्चर में वृद्धि हो रही है ना। पुष्पों की खेती आजकल इतनी प्रचलित हो गई है। पुष्प भी एक कमाने के, मतलब पुष्प भी एक रोजगार के क्षेत्र में आ गया है, जिसे हम फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। आगे भी ऐसा ही होने वाला है। तो ये हमारा पुष्प विभिन्न प्रकार के सुगंध, रंग एवं आकार के होते हैं। क्योंकि हम
पुष्प क्या है? पुष्प पुष्प को हम बोल सकते हैं कि पुष्प किसी की फीलिंग्स को बताता है। मतलब सफेद, यदि किसी को हम सफेद पुष्प देते हैं तो उसका अलग महत्व होता है, पीला पुष्प देते हैं तो उसका अलग महत्व होता है, लाल पुष्प देते हैं तो उसका अलग महत्व होता है। मतलब जितने भी पुष्प होते हैं वो अपने गुणों को प्रदर्शित करते हैं। मतलब क्या हम बोल सकते हैं कि जितने भी रंग बिरंगे पुष्प होते हैं या उनमें सुगंध के आधार पे उन वे जो होते हैं वे अलग अलग क्षेत्र में कार्य करते हैं। पुष्प विभिन्न प्रकार की सुगंध, रंग एवं आकार के होते हैं जो आकर्षित करते हैं। अगला है, एक पूर्ण पुष्प में युग्म रूप से निम्न 4 चक्रीय भाग होते हैं जो यहाँ पे लिखित है। पुष्प की संरचना में उपस्थित चारों चक्रीय भाग निम्नलिखित है। तो अभी हमने पढ़ा था पुष्प की संरचना में पहला बाह्य दलपुंज जिसे हम कैलिक्स बोलते हैं। जो हमारा था सेपल, सेपल मतलब बाह्य दल, सेपल के ग्रुप को हम बोलते हैं कैलिक्स मतलब बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज में हमारा पहला पॉइंट है, यह पुष्प का प्रथम चक्र है। जैसे हमने पुष्प की संरचना में देखा था कि ये पहले पाया जाता है, तो मतलब ये पुष्प की संरचना का पुष्प का बाहरी चक्र है, मतलब प्रथम चक्र है। दूसरा है, इसकी इकाई को बाह्य दल बोलते हैं। तो जैसा हमने पढ़ा था कि सेपल्स का जो ग्रुप होता है उसे कैलिक्स बोलते हैं। मतलब कैलिक्स जो होता है वो सेपल जो होता है वो कैलिक्स का इकाई भाग होता है। मतलब कई सारे सेपल्स को मिला के, मतलब कई सारे बाह्य दलों को मिला के बाह्य दलपुंज का निर्माण होता है। ये प्रायः हरे रंग के होते हैं, मतलब इनका रंग भी सुनिश्चित होता है कि ये हरे रंग के होते हैं। प्रायः हरे रंग के होते हैं, किसी किसी में चेंज हो जाते हैं, चेंज हुए रहते हैं, चेंज होता नहीं है वैसे। दूसरा है हमारा दलपुंज जिसे हम कोरोला कहते हैं। यह क्या होता है? यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है। जैसे हमने पढ़ा था ये कि पहली संरचना जो थी हमारी पुष्प में वो सेपल की आई, दूसरी संरचना थी ये पत्ती वाली। इस पत्ती को हम कहते हैं कोरोला मतलब दलपुंज। और दलपुंज क्या होता है? दलों के समूह को हम दलपुंज कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, इसकी इकाई को दल कहते हैं। मतलब दलपुंज जो होता है वो दलों से मिलके बना होता है, मतलब पेटल्स का ग्रुप होता है जिसे हम कोरोला कहते हैं। अगला है, ये प्रायः रंगीन होते हैं एवं कीटों को परागण हेतु आकर्षित करते हैं। क्योंकि हमारा जो वर्तिकाग्र का भाग है वो यहीं पे पाया जाता है, इसलिए ये जो होता है कोरोला होता है वो पक्षियों को या कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसीलिए ये रंगीन होता है। तीसरा है हमारा पुमंग जिसे हम एंड्रोसियम कहते हैं। तो इसमें पहला है, यह पुष्प का तीसरा चक्र होता है, मतलब ये तीसरा चक्र होता है। दूसरा है, यह पुष्प का नर जनन अंग होता है। जैसे हमने पढ़ा था ना कि यहाँ पे एंथर और फिलामेंट जो होता है, यहाँ पे था हमारा, यहाँ पे एंथर था परागकोश जिसमें परागकण पाए जाते हैं जो परागण के लिए जरूरी होते हैं, और ये था हमारा फिलामेंट जिसकी सहायता से ये परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, जिस कारण परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है। इसीलिए यह पुष्प का जो होता है वो नर जनन अंग होता है। इसमें प्रायः अनेक पुंकेसर पाए जाते हैं। तो जो एंथर और फिलामेंट को मिला के हम बोलते हैं उसे पुंकेसर कहते हैं, और पुंकेसर के समूह को हम पुमंग बोलते हैं। जैसे यहाँ पे था ना कि स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी को मिला के हम स्त्री केसर कहते हैं, और स्त्री केसर का जो ग्रुप होता है उसे जायांग कहते हैं, मतलब गाइनोसियम कहते हैं। चौथा पॉइंट है पुष्प की संरचना में चौथा भाग है जायांग जिसे गाइनोसियम कहते हैं। यह क्या होता है? यह पुष्प का चौथा चक्र होता है। यह पुष्प में मादा जनन अंग का कार्य करता है, मतलब जो जायांग होता है वो मादा जनन अंग का कार्य करती है। तीसरा है, इसमें प्रायः एक या एक से अधिक स्त्री केसर उपस्थित होते हैं। मतलब जो हमारा स्टाइल, स्टिग्मा या ओवरी जो होता है वो उपस्थित होता है जिसे स्त्री केसर कहते हैं। तो स्त्री केसर का जितना भी समूह होगा उसे हम जायांग बोलेंगे, वही होता है हमारा जायांग जिसे गाइनोसियम कहते हैं। अब मुख्य पॉइंट है, इन चारों चक्रों में जो होता है बाह्य दलपुंज एवं दलपुंज को सहायक चक्र कहते हैं। मतलब जो बाह्य दलपुंज होता है और दलपुंज होता है जैसे सहायक अंगों में भाग लेते हैं, मतलब इनको सहायक अंग कहते हैं, इसे सहायक चक्र भी हम कह सकते हैं। तथा जो हमारा पुमंग एवं जायांग होता है वो उसे आवश्यक चक्र कहते हैं, मतलब इसे जनन अंग कहते हैं, जिससे परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है, निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। ये थी हमारी पुष्प की संरचना।